राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम समझेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका क्या यूज़ है और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कॉइन हमने टॉस किया, तो सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। एक बार टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे आपके पास, हेड या टेल। ओके, और अगर आपसे कोई कहे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो वो क्या हो जाएगी 1/2। ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछें तो वो भी क्या हो जाएगी 1/2। तो इजीली आप आउटकम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट 2 बार रिपीट किया जाए, है ना, कॉइन को हम 2 टाइम्स अगर टॉस करें तो आउटकम्स क्या होंगे, HH, HT, TH और TT, है ना। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स क्या होगी, तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। क्यों? क्योंकि 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि HH एक बार है। ऐसे ही कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो उस केस में भी ऐसी रहेगा, प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एटलीस्ट 1 का मतलब है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम मैनुअली देख पा रहे हैं और हम देख लेंगे कि 3 में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। 4 क्योंकि नीचे 4 आएगा, 4 क्योंकि टोटल 4 आउटकम्स हैं, ठीक है। लेकिन अब चलो, ये तो 2 बार की बात हुई। अगर 3 बार करना होता तो हम थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, है ना, सारे हमने इसकी आउटकम्स लिख लेंगे, यही आएंगे आपके। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर अब आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली 3 हेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 3 हेड तो सिर्फ एक ही बार है, 8 में से सिर्फ एक ही में एग्जैक्टली 3 हेड है, तो उसके से प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी 1/8, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सब में कोई कोई हेड है, सिर्फ इस केस में नहीं है, यानी कि 8 में से 7 ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक हेड है, तो एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/8, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास सारे आउटकम्स आपके सामने हैं, ठीक है। अब आपसे अगर कोई कहे 4 टाइम्स के लिए बताओ, तो 4 टाइम में भी आप लिख लोगे। 4 टाइम में आपको कितने मिलेंगे, 2⁴ आउटकम्स मिलेंगे, आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपसे यही कोई कहे कि इसी एक्सपेरिमेंट को 50 बार रिपीट किया जा रहा है, कॉइन को 50 बार टॉस किया जा रहा है, तो अब आपको बताना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, 3 हेड, तो उस केस में आपके लिए मुश्किल होगा मैनुअली करना, क्योंकि बहुत एक तो टाइम लगेगा और इस तरह से करना इजी नहीं है, है ना। तो इस केस में कि जब किसी ट्रायल को हम बार बार हम रिपीट करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और जो ट्रायल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, ना, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स अगर ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि मैनुअली यहाँ पे हायर, जब नंबर ऑफ़ ट्रायल्स ज़्यादा हैं, हायर हैं, तो करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको पॉसिबल मैनुअली करना नहीं है। लेकिन जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और अगर आपने लार्ज टाइम्स आपने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को, तब भी आप प्रोबेबिलिटी इजीली बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम समझते हैं पहले कि क्या इसका क्राइटेरिया है, कब इसे हम यूज़ करते हैं। देखिए, तो पहले हम देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या क्राइटेरिया है, तो इट इज़ यूज्ड इफ़ द नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इज़ लार्ज बट फाइनाइट, कि जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो लार्ज होने चाहिए पर फाइनाइट होने चाहिए। जैसे मैंने कहा 50 बार, 100 बार, लेकिन ऐसा ना हो कि इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट होने चाहिए। ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, मतलब एक ट्रायल का कि आउटकम का दूसरे से कोई लेना देना ना हो, है ना। जैसे कि अगर हमने 4 बार टॉसिंग की, तो मेरा 3rd टाइम में अगर टेल आया तो उसका कोई लेना देना नहीं है कि 2nd टाइम में क्या आया था या अगले 4th में क्या आएगा। तो ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उनका इंटरसेक्शन जो है उनके आउटकम्स का वो एम्प्टी है, हमेशा एम्प्टी हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होगी 0, ठीक है। तो कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होना चाहिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को वैसे समझ सकते हैं कि नो कॉमन आउटपुट। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 हो। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी के जिसमें कि हमेशा ए यूनियन बी 1 नहीं होता, लेकिन एग्जॉस्टिव के केस में का मतलब ये है कि ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी, ठीक है। और ईच ट्रायल हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो हर ट्रायल के 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। जैसे कॉइन के केस में हम जानते हैं कि हेड या टेल आता है, तो ऐसे ही और भी हम वही इसमें कंसीडर किए जाते हैं केसेस जिसमें कि हर ट्रायल के 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हों।
और अब देखिए, अब इवेंट जो होती है, अगर अकरेंस अगर होती है इवेंट की तो वो कहलाती है सक्सेस, और नहीं अकरेंस होती तो फेलियर। जैसे मान लीजिए कॉइन टॉसिंग के केस में मैंने कहा कि हेड आएगा तो मेरी जीत होगी, है ना, तो हेड आना मेरे लिए सक्सेस है, तो हेड नहीं आया तो क्या आया, टेल आया, तो टेल आना क्या हो गया, फेलियर हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके लिए सक्सेस क्या है। अगर आपके लिए टेल आना सक्सेस है तो आपका टेल आया तो सक्सेस हो गई, टेल नहीं आया तो फेलियर हो गया। ठीक है, तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उसका इवेंट अकर करना सक्सेस और अकर न करना फेलियर। अब देखिए, अब अगर P जो हमने ली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, P और Q हमेशा यही लिए जाते हैं, तो आप भी इसको यही लीजिएगा। और इनका जो सम होता है वो 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम देखिए जो प्रोबेबिलिटी का ये होता है रूल आपका फॉर्मूला कि P A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी ये होती है ना। और हम जानते हैं, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी उसमें क्राइटेरिया में कि A इंटरसेक्शन B जो है हमेशा 5 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमेशा 0 होती है, तो ये 0 हो गया। अब A आ गया कि मान लो हेड आया, B इवेंट हो गया कि ट्रेल आया, तो P प्लस Q इनकी प्रोबेबिलिटी ले ली हमने, एक सक्सेस एक फेलियर, तो P प्लस Q क्या होता है 1, तो हमेशा आपके पास P प्लस Q होगा 1। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेसेस एंड ट्राइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चंस में यही यूज़ होगा, तो इसको ध्यान से समझिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेसेस, इसका क्या मतलब है कि अगर हमने 4 बार हमने टॉसिंग की और हमें 2 बार सक्सेस मिल गई, मान लो सक्सेस हेड से मेरी सक्सेस अगर है तो 2 बार हेड आ गया, 2 बार मेरी सक्सेस हो गई, तो आर कितना हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला पहले कैसे डिफाइंड है कि पी आर इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब आर क्या हो सकता है 0 1 2 से लेकर एन तक। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा अगर मैंने एन मान लीजिए 4 है, 4 बार अपना एक्सपेरिमेंट किया, 4 बार ट्रायल्स किए, कॉइन टॉसिंग 4 बार की, तो एन 4 हो गया। अब मान लीजिए मेरा एक बार भी हेड नहीं आया, नो सक्सेस, है ना, एक बार भी हेड नहीं आया, तो कोई हेड नहीं आया तो मेरी सक्सेस नहीं हुई, यानी कि नो सक्सेस। तो आर है कि आर सक्सेसेस, तो नो सक्सेस मतलब आर क्या होगा 0, तो 0 क्या बता रहा है कि नो सक्सेस। ठीक है, आर 1 का मतलब एक सक्सेस, है ना, जैसे मान लीजिए एक बार हेड आ गया तो आर कितना हो गया 1, 2 बार आ गया तो आर कितना हो गया 2, 4 बार आ गया तो एन कितना आर कितना हो गया 4। अब मैंने क्योंकि 4 बार ही इसे रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को, तो आर जो है इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है 0 से लेके एन तक होती है। अगर 4 टाइम्स किया तो ये हो जाएगा 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही होंगी, कोई पॉइंट में नहीं होगी, है ना, क्योंकि हम किसी एक्सपेरिमेंट को 2 बार तो कर सकते हैं लेकिन 2.2 टाइम्स तो नहीं करेंगे। ठीक है, या ये कहें 2.2 सक्सेस तो नहीं मिलेगी, 1 टाइम सक्सेस होगी, 2 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स होगी, है ना, तो या 4 सक्सेस मिलेंगी, तो ये पॉइंट में नहीं होता, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इनके प्रूफ नहीं बता रही हूँ, फॉर्मूले बता रही हूँ आपको। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, n इंटू पी। वैसे आप जानते हो जब आपके डिस्क्रीट डेटा दिया होता है तो मीन निकालते थे हम समीशन x अपॉन n, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अपना फॉर्मूला है, वो होता है n इंटू पी। वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एन बी क्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस और पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये हो गया पॉजिटिव अंडर रूट एन पी क्यू। ओके, आगे देखते हैं। अब रिकरेंस फॉर्मूला देखते हैं फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिकरेंस फॉर्मूला क्या है कि पी आर प्लस 1 इक्वल टू एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 इंटू पी अपॉन क्यू पी आर। अब बात आती है इसकी क्या ज़रूरत है, कि इसकी क्या नीड है या ये कब यूज़फुल है ना। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास r इक्वल टू मैंने लिया 0, तो मान लीजिए मैंने कैलकुलेट कर लिया P0, तो P0 अगर हमारे पास आ गया, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने P0 कैलकुलेट कर लिया, अब हमसे पूछा जाए कि P1 निकालो, क्या निकालो P1। तो P1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, R को 0 है ही है, ये आ चुका है हमारे पास, इसमें R 0 रख दें, P Q N की वैल्यू होगी आपके पास, तो P1 हम निकाल सकते हैं। तो बात आती है इसकी क्या ज़रूरत है, ऊपर जो फॉर्मूला पड़ा वो भी यूज़ कर सकते थे, हाँ उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम NCR वाली टर्म्स ना लेना चाहें, कॉम्बिनेशन वाली, डायरेक्ट हम यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो P0 नोन है तो P1 आ जाएगा, R को 0 रखें। अब P1 नोन है तो R को 1 रखते हैं, P2 आ जाएगा इस फॉर्मूले को यूज़ करके, है ना। तो इस तरह से हम कंस्टिक्यूटिवली हम आगे जो प्रोबेबिलिटी वाली टर्म्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ इट पॉसिबल दैट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन 6 एंड वेरिएंस 9। तो हमने देखा कि मीन NP होता है, वेरिएंस 9 होता है, NPQ विच इज़ 9। तो NP की वैल्यू 6 है, NPQ 9 है। डिवाइड कर दें हम इस वाली सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट वाली से, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये एक्चुअल में ये हो जाएगा ना NPQ अपॉन NP, इधर हो जाएगा 9/6। तो ये कैंसिल हो गया N और P, तो क्या आ गया Q इक्वल टू 9/6 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, और वो जो कि बड़ा है 1 से। लेकिन Q क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। तो इसका मतलब है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने लिख देंगे नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कमेंट ऑन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी। कमेंट ऑन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ 6 एंड वेरिएंस इज़ 3। तो उसी तरह से करेंगे। मीन हमें दिया है 6, तो NP 6 हो गया, NPQ 3 हो गया। फिर हमने जैसे वहाँ डिवाइड किया था यहाँ भी किया, तो Q आ गया 1/2। इस तरीके से P भी आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी तो 1/2 हो सकती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इट इज़ पॉसिबल, है ना, हम लिख सकते हैं इट इज़ पॉसिबल, या ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ 10% of the bolts produced by a machine are defective, then determine the probability that out of 10 bolts chosen at random 1, none या at most 2 bolts will be defective। तो क्या कह रहे हैं हम इसमें कि अगर probability जो है बोल्ट के डिफेक्टिव होने की क्या है 10% है। मतलब अगर हमारे पास 100 बोल्ट हैं तो हमें प्रॉबिलिटी चांसेस हैं इस बात के कि 100 में से 10 बोल्ट जो होंगे डिफेक्टिव होंगे। तो ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि हम जो है, अब हमारे पास कुछ बोल्ट्स हैं, हम उसमें से क्या कर रहे हैं, हम बोल्ट को एक एक चूज़ कर रहे हैं हर बार। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे हाथ में डिफेक्टिव पीसी आए, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टिव आएगा तो वो हमारी सक्सेस है। क्यों? क्योंकि कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो यही चाहती है ना कि डिफेक्टिव पीस बाहर ना जाएँ, डिफेक्टिव पीस अगर है तो वो निकाल दिए जाएँ। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि अगर 10 बोल्ट अगर चूज़ किए गए तो इस बात को प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक डिफेक्टिव आए या नो आए या कम एटमोस्ट 2 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इतने डिफेक्टिव हमें मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहले हम मान लेते हैं P क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी, किसको सक्सेस की मान रहे हैं, P हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट्स। ठीक, और अब उन्होंने बोल्ट के आने की, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 10%, मतलब 100 में से 10 डिफेक्टिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.1। तो अगर P 0.1 है तो Q कितना हो गया 1 - P होता है, तो यानी कि 0.9, क्योंकि अभी आपने देखा था ना कि P + Q क्या होता है 1। ठीक है, तो Q फाइंड कर लेंगे। अब N कितना आएगा, है ना, N बहुत इंपॉर्टेंट है। Q तो हो गया 0.9, P भी हो गया। अब बात आती है N की, तो देखिए N कैसे निकालते हैं। N मैंने आपको बताया था, N होता है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, N होता है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो इसमें क्योंकि हम बोल्ट चूज़ कर रहे हैं ना, 10 बोल्ट चूज़ किए, तो एक बार में एक किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तो ऐसे ये एक्सपेरिमेंट 10 बार रिपीट किया, तो 10 ट्रायल्स हुए, तो N कितना हो गया 100। ठीक है, अब बात आती है, इसने पूछा था हमसे कि एक बोल्ट डिफेक्टिव हो। ठीक है, और मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेसेस, R जो है होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो इन्होंने कहा 1 डिफेक्टिव आए यानी कि एक सक्सेस मिले, है ना, R सक्सेसेस होता है तो एक सक्सेस मिले, यानी R कितना हो गया 1। ठीक, तो R जब 1 हो गया तो फॉर्मूला हमारा क्या था, NCR P की पावर R Q की पावर N - R, ये हमने बताया था आपको। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, तो N की जगह हमने 10 पुट किया, R की जगह 1 पुट किया, P की जगह 0.1 पुट किया, और P की पावर R होता है, R की जगह 1 हो गया क्योंकि R हमने 1 लिया है। ये Q की वैल्यू पुट की, फिर N - R तो 10 - 1, तो जब सबको सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.3874। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, नन मतलब नो सक्सेस, मतलब R 0। तो जब R 0 लेंगे तो P 0 निकालेंगे, तो ये जो फॉर्मूला था ये यहाँ भी लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, R को 0 रखना है, बाकी NPQ वही है जो यहाँ हमने लिखे थे, यूज़ किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि एटमोस्ट 2 का क्या मतलब है। एटमोस्ट 2 का मतलब है अधिक से अधिक 2, यानी कि 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो। तो उसका मतलब 2 से ज़्यादा ना हो, कम तो हो सकते हैं। R कितना होगा 0, 1 या 2, यानी कि नो सक्सेस या 1 सक्सेस या 2 सक्सेस, यानी कि नो डिफेक्टिव बोल्ट या 1 डिफेक्टिव बोल्ट या 2 डिफेक्टिव बोल्ट हमें मिल जाए। तो P 0 और P 1 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना,
तो हमें निकालना होगा P2। तो इसी फॉर्मूले में हमने R को 2 पुट किया और हमें वैल्यू मिल जाएगी P2 की। तो P2 की वैल्यू आप देखेंगे आपको मिलेगी 0.1937। ठीक है, तो अब हमें इसने कहा था एटमोस्ट 2, तो 0 है या 1 है या 2 है, तो हम क्या करेंगे तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। या वाले केस में याद रखना हमेशा ऐड करते हैं, बिकॉज एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, उसकी वजह से यहाँ पे प्लस आता है। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 0.9297। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो है इसके रिगार्डिंग हमें मिल गया 0.9297। ओके, तो इसको आप एक बार अपने आप भी करके देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इन 800 फैमिलीज़ विथ 5 चिल्ड्रन ईच, हाउ मैनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, नो गर्ल, एट मोस्ट 2 गर्ल्स। तो क्या मतलब है इसका? तो पहले तो ये कह रहा है कि 800 परिवारों में, जिनमें कि 800 भी वो परिवार लिए जिनमें कि हर परिवार में 5 बच्चे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कितने परिवार ऐसे होंगे जिसमें 3 लड़के हों 2 लड़कियां हों। तो यहाँ पे वो कह रहा है एक परिवार को अगर हम देखें, है ना, एक परिवार में एक्सपेरिमेंट मतलब ट्रायल 5 बार हो रहा है, 5 बच्चे हुए। लेकिन अब ऐसे ही 5 बच्चे वाले जो परिवार देखे, ये कितने देख रहे हैं? हम 800 देख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हम कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट जो था जिसमें कि 5 ट्रायल्स थे और उसको 800 बार रिपीट किया गया। ठीक है, और इसने आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, इसने पूछा हाउ मैनी फैमिलीज, कितने ऐसे परिवार होंगे जिसमें ये होगा या ये होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी पूछी कि 800 में से कितने ऐसे परिवार होंगे जिसमें कि 3 बॉयज़ या 2 गर्ल्स, है ना। ऐसे और क्वेश्चन पूछे। तो पहले आप ये देखिए, इसमें देखो हमेशा ये होता है कि इफ़ एन एक्सपेरिमेंट हैज़ एन ट्रायल्स, जैसे कि यहाँ पे 5 है एन की जगह पे, एंड इट इज़ रिपीटेड कैपिटल एन टाइम्स, जैसे यहाँ ये रिपीट किया जा रहा है 800 बार। देन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपने ये PR वाली टर्म है ना, NCR P की पावर Q की पावर n - r, इसमें n का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये होता है n × PR। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए PR तो अभी तक हमने निकालना सीखा, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैपिटल N का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल N 800 है, स्मॉल n हमारे पास 5 है, और इन्होंने दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी जो है बॉयज़ और गर्ल्स के यानी कि इक्वल है। तो मतलब P और Q की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1/2। ठीक, तो अब इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। ठीक, तो अब हमेशा याद रखिए कि हम क्योंकि R लेते हैं अकॉर्डिंग टू सक्सेस, तो सक्सेस हमने मान लिया कि हमें लेना पड़ेगा कि P जो हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय, बॉय का आना हमने सक्सेस लिया। जैसे हमने हम बात कर रहे थे हेड और टेल के केस में, तो अगर हेड का आना मैंने सक्सेस लिया, है ना, या टेल का आना ले सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बॉय या गर्ल में से किसी एक को मान सकते हैं कि किसी एक का होना सक्सेस है। तो मैंने ले लिया P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय। तो फर्स्ट वाले में इसने कहा 3 बॉय हों, तो 3 बॉय हों यानी कि R कितना हो गया? 3। तो R 3 हो गया तो हम P3 निकाल लेंगे। फिर P3 निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, ये हमारा PR होता है। तो हमने क्या किया, N की जगह पुट किया 5, R की जगह पुट किया 3, है ना। P की वैल्यू है 1/2, Q की भी 1/2 है, R की जगह 3 रखा, ऊपर है N - R मतलब 5 - 3। तो आपको ये मिल गया फाइनली 10 × 1/2 आ गया। बट हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, मतलब नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ निकालने हैं ना। तो ये क्या करेंगे हम 800 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा 250। ठीक है, तो यानी कि 250 जो है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं जिनमें कि 3 बॉयज़ हैं एंड 2 गर्ल्स हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछा था कि 2 बॉयज़ हों और 3 गर्ल्स हों। तो 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स का क्या मतलब हुआ? तो सीधे मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ ही यहाँ लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ आपकी कितनी हो जाएंगी? 800, n लिख देंगे, n की वैल्यू इंटू NCR यानी कि 5C। अब देखो इसमें क्या है 2 बॉयज़, तो यानी कि R की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 2, है ना। R कितना हो गया? 2। तो NCR P यानी कि 1/2, P की पावर R यानी कि 2। यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं फिर से एक बार यहाँ लिख ही देती हूँ, और यहाँ पे आना चाहिए 1/2 - 2। ओके, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन आपको ये 250 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ओके, आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में इसने कहा था कि नो गर्ल। तो नो गर्ल का क्या मतलब हुआ? अगर 5 बच्चे हैं, कोई गर्ल नहीं है उसमें, तो इसका मतलब क्या है? सारे के सारे बॉयज़ हैं।
और अगर सारे के सारे बॉयज़ हैं तो इसका मतलब जो हमारा आर हो गया वो कितना हो गया 5 ही बच्चे हैं और सारे बॉयज़ हैं तो आर कितना हो गया 5। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, तो जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमें यहाँ निकालना है यानी कि फ्रीक्वेंसी जो निकालनी है ना, वो क्या हो जाएगी 800 का तो मल्टीप्लाई करना ही करना है और NCR तो यानी कि 5C 5 हो जाएगा, 1/2 टू दी पावर 5 हो जाएगा और यहाँ 1/2 टू दी पावर 5 - 5 यानी कि 0 हो जाएगा। तो 5 से 5 की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, ठीक है। तो और इसके बाद आपके पास जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 25, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। तो 25 फैमिलीज ऐसी होंगी जिसमें कि 5 बॉयज़ होंगे यानी कि 9 गर्ल होगी, ओके। अब आगे देखते हैं 4th पार्ट। इसमें इसने कहा है कि एटमोस्ट 2 गर्ल्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एटमोस्ट 2 गर्ल्स का मतलब क्या है, तो इसको देखिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एटमोस्ट 2 है तो 0 1 2 ले लें कि 0 हो गई 1 हो गई 2 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने सक्सेस किसको माना है, बॉय को, गर्ल को नहीं माना है, बॉय को माना है हमने सक्सेस होना। तो इसीलिए आप पहले लिख लें इसने क्या कहा, एटमोस्ट 2 गर्ल यानी कि या तो 0 गर्ल होगी या 1 गर्ल होगी या 2 गर्ल होंगी, ठीक है। क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बॉय के लिए लिया है ना, तो हमें पहले बॉय पता होने चाहिए, गर्ल से हमारा काम नहीं चलेगा। तो एटमोस्ट 2 गर्ल में तो 0 या 1 या 2 गर्ल हुई। तो अगर 0 गर्ल का मतलब क्या हो गया 5 बॉयज़ 5P, 1 गर्ल का मतलब क्या है 4 बॉयज़, 2 गर्ल का मतलब क्या है 3 बॉयज़, ठीक। अब 5 बॉयज़ का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे R लेना होगा 5, इसमें हमें R लेना होगा 4 और इसके करेस्पॉन्डिंग हमें R लेना होगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा कि जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ आएंगे आपके पास, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ क्या हो जाएगा 800 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा इधर ये हो गया P5 प्लस P4 और प्लस P3, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो P3 है हमारे पास, P5 भी है, बस P4 निकालना होगा और वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो आप जब इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे इसका आपको आंसर मिलेगा 400। आपका इसको खुद कैलकुलेट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 400 आपका आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कई बार इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है, ये बिल्कुल ही अलग है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझा तो एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कहा गया है कि फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डेटा, ठीक है। तो अब इसमें देखो इन्होंने x और f का डेटा दे रखा है, तो पहले हम लिख लेते हैं x क्या दिया है, x दिया है 0 1 2 3 4, ठीक। f दिया है 30 62 46 10 और 2, ठीक है। तो अब बात आती है, जब बात कर रहे हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन हमारे पास आप जानते हो कि इन जनरल जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन क्या होता है x बार और ये क्या होता है समीशन fx अपॉन समीशन f, है ना। हम मीन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जानते हैं। तो यहाँ पे मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, समीशन fx और समीशन f। तो समीशन f तो हमको यहाँ से ऐड करके मिल जाएगा, तो आप टोटल करके देखिएगा ये 150 मिलेगा आपको। समीशन fx के लिए हमें पहले fx का एक कॉलम बनाना होगा। तो जब आप समीशन एफ से कॉलम बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 0, मल्टीप्लाई कर लें 1 × 62 तो ये 62 मिल जाएगा। फिर आपका यहाँ आ जाएगा 92, ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो इस तरह से आपके पास समीशन fx मिल जाएगा जब हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू मिल जाएगी 192, ओके। तो अब हम यहाँ से x बार निकाल सकते हैं। तो x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 192/150, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.28, ओके। तो ये तो आया मीन इस डेटा के करस्पॉन्डिंग। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पढ़ा था कि मीन जो होता है वो क्या होता है NP, है ना। तो फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन क्या होता है हमारा NP, ठीक है। तो ये भी मीन होता है, लेकिन मीन ये आया है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यानी कि NP को हम इक्वल रख देंगे x बार के, तो NP कितना हो गया हमारा 1.28, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हो, ओके। तो इसीलिए हमने दोनों मीन्स को इक्वल कर दिया। तो जब इक्वल कर दिया, अब देखो n कितना है, क्योंकि इसमें दिया 0 1 2 3 4, है ना। तो एक तरह से r की वैल्यूज़ है, मैंने आपको बताया था r जो होता है 0 से लेकर के n तक होता है, 0 1 2 ऐसे करके n तक होता है। तो ये जा रहा है 0 1 2 3 4 तक, तो ये क्या हो गया मेरा n, ठीक। तो n की वैल्यू है हमारे पास 4, तो इसमें हम पुट कर दें तो 4 × p = 1.28। तो आप देखेंगे यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 0.32। ऐसे आप q निकाल सकते हैं 1 - p करके, तो ये मिल जाएगा 0.68,
ओके तो इस तरह से एन पी क्यू तो आ गया, लेकिन बात आती है कि अब हम इसने कहा था कि फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी जो फ्रीक्वेंसी आएंगी, एक तो उनका जो सम होगा वो वही होगा जो यहाँ पर है टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो कैपिटल एन है यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 150 टोटल फ्रीक्वेंसी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जो मैंने आगे पीछे आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही हो जाएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वो हो जाएगा n इंटू पी प्लस क्यू टू दी पावर n। वैसे तो उसको एक्चुअल में ये होता है n, और वहाँ पे हम लिखते थे ना एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर, और सम लेंगे तो समीशन आ जाना चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये इसी के एक्सपेंशन से तो टर्म आती है सारी कॉम्बिनेशन वाली, p प्लस क्यू की होल पावर n जो है, अगर हम इसका एक्सपेंशन करें इसको तो इस कॉम्बिनेशन वाली ही टर्म्स आती हैं। तो ये लिखने के बजाय हम सीधे ये लिख सकते हैं कि n इंटू पी प्लस क्यू टू दी पावर n। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 150 और 0.32 प्लस 0.32 0.68 टू दी पावर 4। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से जो टर्म्स आएंगी वो एनसीआर वाली वो क्या देंगी आपको, जो वैल्यूज़ देंगी, और उन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको 150 ही मिलेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ था। ठीक है, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। इसने हमसे ये भी कहा था कि कैलकुलेट करो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक, अगर आपसे सिर्फ कहा जाए फिट करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका ऐसे आप करेंगे, ऐसे आप करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आपने बता दिया एक तरह से कि जो यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम था वही सम अभी भी हमारा आएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो सम अब आप करेंगे तो ये 150 ही देगा। लेकिन थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें, और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, वो फ्रीक्वेंसी होंगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग और उनका सम भी 150 ही होना चाहिए। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपको क्या करना होगा, आपको एक कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम n इंटू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर। ठीक है, क्योंकि इन जैसे मैंने यहाँ बताया था ना समीशन हम बता रहे थे, टोटल इनका सम करेंगे तभी ये आता है ना। तो डिफरेंट टर्म्स हम यहाँ ले रहे हैं। तो देखो इसमें n तो आपका 150 है, r क्या हो गया, r को 0 पुट करेंगे एक बार, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे r को 1 पुट करेंगे, फिर r को 2 पुट करेंगे, ऐसे सारी वैल्यूज़ उसमें पुट करते जाएंगे r की। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देती हूँ कि क्या वैल्यूज़ आएंगी, आप एक बार खुद भी करके चेक कर लीजिएगा। तो पहली वैल्यू आपको जब r 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगी 32.072, नेक्स्ट मिलेगी 60.368, फिर मिलेगी नेक्स्ट 42.612, नेक्स्ट आ जाएगी 13.368 और नेक्स्ट मिलेगी 1.5728। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दी है, कैलकुलेट करके रखी है मैंने, क्योंकि अगर अभी करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप खुद भी एक बार देख लीजिएगा। अब बस लास्ट कॉलम हमें एक बनाना है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। मैं इसको TF शॉर्ट में लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है, हम क्या करें, इसको राउंड ऑफ करके यहाँ लिख लें। तो राउंड ऑफ जब आप करेंगे तो 32 रहेगा, इसको राउंड ऑफ करिए ये 60 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका 43, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 होगा, तो वो तो 5 से छोटा रहेगा तो वो चेंज नहीं करेंगे, 13 ही रहेगा, इसको राउंड ऑफ करिए तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब इन सब का सम कर लें यानी कि यहाँ टोटल निकाल लें तो आप देखोगे कि इसका जो टोटल है ये आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये जो टर्म्स आई हैं ये वाली बाइनोमियल की टर्म्स आ गई और हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये आ गई और इसका सम आ गया 150। तो जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम 150 था, हमारा भी 150 है, लेकिन ये गिवन डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी थी, ये फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो अभी हम यहाँ लिख रहे थे ना, जब इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं और एनसीआर वाली ये टर्म्स आती हैं तो वो वैल्यूज़ यही होती हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको काम, ये 2 कॉलम वाला काम तब करना है जब थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ कहीं फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो इतना ही करके छोड़ देना है कि कैपिटल N लिखा, NPQ ये सब निकाल लिया यहाँ से, और कैपिटल N P प्लस क्यू टू दी पावर N है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसको ध्यान देना है और ये रख देना है कि ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसी को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये ऊपर जो हम टेबल में टर्म निकाले यही निकल के आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इन क्वेश्चंस को एक बार आप खुद करके देख लीजिएगा।
ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप इसे लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिएगा बिल्कुल, शेयर करिए और कमेंट करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आपको और वीडियोस भी मिलती रहें। मैं आगे भी और वीडियोस बनाऊंगी और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। सो टेक केयर। राधे राधे।